नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंस्टेंट हार्टिकल्चर के वेजिटेबल क्रॉप में आज हम छठवां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस छठवें लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 5 लेक्चर पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठवें लेक्चर को, जो 5वां लेक्चर था। 5वें लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो के बारे में। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिए। और ये जो वेजिटेबल क्रॉप है, इस सीरीज़ का ये छठवां लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंस्टेंट हार्टिकल्चर सेकेंड पार्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में 5 वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं। इसको लेके छठवीं वीडियो हो जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो पहले लेक्चर से ज़रूर देखिए, आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो के बारे में, यानी कि टमाटर की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और टमाटर से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो टमाटर होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। टमाटर का जो बोटेनिकल नेम है वो बुकों में 2 तरीके से मिलता है। किसी बुक में मिलता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये पुराना नाम होता है। लेकिन काफ़ी बार मैंने देखा है टमाटर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम लिखा होता है। क्या? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये नेम भी बोटेनिकल नेम टमाटर का देखने को मिलता है। तो टमाटर के बोटेनिकल नेम कौन कौन से हैं? 2 हैं। एक तो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और एक दूसरा है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो ये 2 हैं, जिसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वाला। काफ़ी बार वो भी देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों जो बोटेनिकल नेम है टमाटर के, ये याद कर लेने चाहिए। उसके बाद जान लेते हैं कि इसकी फैमिली क्या होती है। इसकी वही फैमिली है जो आलू वाली है, यानी कि आलू वाली कौन सी फैमिली? सोलोनेसी फैमिली। टमाटर जो है ये भी एक सोलोनेसी क्रॉप का फसल होती है। ये जो है इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय पुर्तगाल। जो पुर्तगाल भारत में जब आए थे 16वीं सदी में, 16वीं और 17वीं सदी में जब पुर्तगाल इंडिया में आए थे, तभी वो टमाटर को इंडिया में लेकर आए थे। कहाँ से आया है ये पुर्तगाल से आया है। तो पुर्तगीज़ जो थे वो पुर्तगीज़ लेके आए थे इंडिया में अपने साथ। जब वो इंडिया आए थे 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो अपने साथ ये टमाटर को लेकर आए थे। इससे पहले इंडिया में टमाटो की खेती नहीं होती थी। और देख लेते हैं इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका इसका टमाटर का जो ओरिजिन प्लेस है वो अमेरिका को माना जाता है। फिर जो अगला पॉइंट कह रहा है, टोमेटो इज यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड। टमाटर को जो है वो प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों? इसको एनर्जेटिक फूड या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल फूड क्यों नहीं कहते हैं? बात समझो, ये टमाटर जो होता है इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन तो होती नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी भी नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर पाया क्या जाता है? इसके अंदर कैल्शियम, मिनरल, विटामिन्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये सब चीज़ें प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल के अंदर आती हैं। देखो 3 टाइप के फूड मटेरियल होते हैं। एक तो होता है एनर्जी फूड मटेरियल, जिसमें फैट आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है मेनली। उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल, जिससे बॉडी बनाई जाती है, उसमें प्रोटीन आता है। और जो तीसरे टाइप का है प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल, जिसके अंदर आपके मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। तो टोमेटो जो है वो किस में आता है? प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। जबकि जो आपका पोटैटो है यानी कि आलू कैसा है? वो आपका एनर्जी फूड होता है, क्योंकि उसको खाने से एनर्जी मिलती है। वीट जो है ये भी एनर्जी फूड होता है। आपकी जो दालें होती हैं ये प्रोटीन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है, जिसमें से प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है? मिनरल्स और विटामिन्स। जिस फ्रूट के अंदर या जिसके अंदर ज़्यादा विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो टमाटर के अंदर भी ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसी वजह से ही टोमेटो को हम यूनिवर्सली ट्रीट करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव फूड। नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। जो टमाटर होता है ये पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग में नंबर 1 पर आता है।
यानी कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी वेजिटेबल की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें जो नंबर 1 पर है वो क्या है, टमाटर है। टमाटर का एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रोसेसिंग में चला जाता है, जिससे हम केचप और क्या बनाते हैं, केचप यानी चटनी बनाते हैं। इससे टोमेटो की चटनी यानी सॉस बनाते हैं। केचप और सॉस इसके बड़े फेमस होते हैं, यही बनाए जाते हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट क्वालिटी टोमेटो आर प्रोड्यूस इन नासिक एंड पुणे इन महाराष्ट्र वाइल बेंगलोर इन कर्नाटका। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का टोमेटो होता है, देखो बात समझो, एक्सपोर्ट क्वालिटी का टोमेटो क्या होता है। इस टोमेटो की बात यह होती है, पहली बात तो ये इसका जो स्टोरेज जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी जो स्किन होती है टमाटर की, स्किन काफ़ी हार्ड होती है। उसके बाद इसमें रेस्पिरेशन बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि इसके अंदर रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से टमाटर सूखता नहीं है, काफ़ी लंबे दिनों तक इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो टमाटर की ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से टमाटर को बहुत दिनों तक हम सुरक्षित कर रख पाएँ, उसी को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी टमाटो। इससे क्या होता है कि हम टमाटर को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि तोड़ने के काफ़ी दिन तक ये सुरक्षित बना रहता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र में, नासिक और पुणे में प्रोड्यूस किया जाता है, और कर्नाटक में या बेंगलुरु में प्रोड्यूस किया जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। टोमेटो प्योर एंड टोमेटो पेस्ट हैव ग्रेट एक्सपोर्ट डिमांड। टोमेटो हैज़ फोर्थ फॉर्म। टोमेटो प्योर और टोमेटो जो पेस्ट होता है, ये टोमेटो की एक्सपोर्ट में डिमांड ज़्यादा है। देखो जैसे मैंने बताया कि जो टोमेटो होता है इसकी प्रोसेसिंग बहुत होती है, मतलब इसको प्रोसेस करके बहुत बेचा जाता है। टोमेटो की जो सॉस होता है, टोमेटो सॉस, ये बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक। और जो टोमेटो होता है उसके 5 तरीके के फॉर्म होते हैं, उनके साइज़ के हिसाब से उनको 5 तरीकों में बांटा गया है। तो वो 5 तरीके कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है चेरी टमाटो, मतलब बहुत छोटे छोटे सा होता है। उसके बाद पियर टमाटो, उसके बाद कॉमन टमाटो, फिर उसके बाद है पोटैटो लीफ टाइप और अपराइट टोमेटो। अब समझो बात को, क्या होता है कि एक तो टोमेटो होता है वो चिली टोमेटो होता है, मतलब उसमें टमाटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और गुच्छे में ये जिसमें फल लगते हैं। उसके बाद पियर टमाटो, ये थोड़ा और बड़ा बड़ा सा होता है। फिर एक कॉमन मेलो होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। और उसके बाद फिर होता है पोटैटो लीफ टाइप का टोमेटो, जिसमें टमाटर का जो लीफ होता है वो देखने में बिल्कुल कैसा लगता है, पोटैटो के लीफ के जैसा लगता है। उसके बाद अपराइट टोमेटो। ये 5 तरीके के टोमेटो के फॉर्म्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। टोमेटो का जो प्योर है, टोमेटो का जो पेस्ट है, इसकी जो विदेश में इसकी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, लाइकोपेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो एंड इट इज़ हाईएस्ट एट 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लाइकोपिन होता है ये टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। और ये लाइकोपिन का जनरेशन जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जब क्लाइमेटिक कंडीशन 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, तब टमाटर अच्छे से लाल होता है, यानी कि तभी लाइकोपिन पिगमेंट अच्छे से बनेगा। कब? जब 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और तभी ये लाइकोपिन ढेर सारा बनेगा और टमाटर लाल होता है इसी वजह से। फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ दिस पिगमेंट ड्रॉप्स रैपिडली अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा क्लाइमेट टेम्परेचर, तो क्या होगा कि ये लाइकोपिन का जो लाइकोपिन पिगमेंट जो है, इसका जो प्रोडक्शन है ये बहुत ही कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो घटने लगेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे लाइकोपिन घटता जाएगा। तो उस समय टमाटर कैसा आता है, उस समय टमाटर पीला पीला आने लगता है। क्यों? क्योंकि लाइकोपिन अच्छे से नहीं बन पाता है। लाइकोपिन बनने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मस्ट होना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है, सीड ट्रीटमेंट विथ 2,4-D एट द रेट ऑफ 2 to 5 ppm गिव्स अर्ली फ्रूट सेट एंड लीड्स टू पार्थिनोकार्पी। कहने का मतलब ये है कि टमाटो का जब हम नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, तो नर्सरी तैयार करते समय हमको सीड का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किससे? 2,4-D से। और कितना सोल्यूशन?
2 से 5 ppm का सोलूशन बना के जब हम सीड को ट्रीट करेंगे, उसके बाद जब हम सीड की सोइंग करेंगे तो उसके बाद जो सीड जर्मिनेट होगा वो सीड जर्मिनेशन कैसा होगा, उस जो जर्मिनेटेड सीड होगा उसमें जो प्लांट बनेगा, जर्मिनेटेड प्लांट उससे बनेगा, उस प्लांट में फ्रूट सेटिंग जो होगी वो अर्ली होगी, मतलब जल्दी से उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और पार्थिनोकार्पी भी होगा, मतलब कि जो टमाटर है, टमाटर के अंदर जो सीड हैं वो नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, तो ये पार्थिनोकार्पी भी हो जाती है। तो पार्थिनोकार्पी और अर्ली फ्रूट सेटिंग के लिए सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, 2,4-D से करते हैं। कितने ppm का सोल्यूशन बनाकर, 2 से 5 ppm का सोल्यूशन बनाकर करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो होता है वो इनडिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो में किया जाता है। इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो क्या होता है, मतलब ये असीमित वृद्धि होती है, बहुत लंबा बढ़ता जाता है, मतलब ऐसे समझो कि ये 20 फुट 25 फुट तक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट टाइप का टमाटर होता है। अब टमाटर का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सिस्टम है वो सिंगल स्टेम सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो सीड, एक सीड से एक प्लांट निकलेगा और उस प्लांट से जो एक मेन ब्रांच होगी केवल उसी को ग्रो करने देंगे, और जो साइड वाली ब्रांच होती है इसमें जब एक बार फ्लावरिंग हो जाता है तो इसको यहाँ से काट के अलग कर देते हैं। मतलब इसमें अगर फ्लावरिंग हो गए तो इसको काट के अलग कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास केवल बचेगा वही जो मेन ब्रांच है। और यही मेन ब्रांच फिर आगे आगे चल कर ऐसे फल देता रहता है और फिर आगे जाके फिर फल देता रहता है। और जैसे जैसे ये ब्रांच, बगल वाली ब्रांच, ये साइड ब्रांचेस जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उसको हम प्रून करके निकालते जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग किस में करते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो में करते हैं। और किस में नहीं करते हैं, अगर डिटर्मिनेट टाइप का टोमेटो है तो उसमें नहीं करेंगे, और अगर इनडिटर्मिनेट टाइप का टोमेटो है तो उसमें हमको करना पड़ेगा। फिर अगला देखो पॉइंट क्या है, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग इज़ फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो। स्टॉकिंग क्या होता है, मतलब बात समझो, जैसे जब ये प्लांटिंग होता है और एक प्लांट निकलेगा तो ये क्योंकि हर्बेसियस नेचर का होता है, अपने बल पर तो खड़ा हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम सहारा देते हैं। तो स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना। अब सहारा कैसे देते हैं, या तो हम यहाँ से ऐसे रस्सी बांध देंगे, ऊपर किसी तरीके से ऐसे सपोर्ट लगा के ऊपर, और नीचे ग्राउंड से यहाँ पर एक रस्सी लटका देंगे और उसी रस्सी के सहारे ये लता के जैसा चढ़ जाएगा। जैसे कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं कुकुरबिटेसियस कुल की, जैसे वो चढ़ जाती हैं, वैसे ये भी अपना इनडिटर्मिनेट टाइप का होगा तो ऐसे आसानी से चढ़ जाएगा। तो स्टैकिंग करने का मतलब होता है जो तना होता है उस तने को सहारा देना होता है। फिर अगला है, अबाउट 33% ऑफ टोटल एरिया टोमेटो ग्रोइंग इज़ कवर्ड बाई F1 हाइब्रिड व्हिच इज लार्जेस्ट अमंग वेजिटेबल। कह रहा है कि टमाटर में जो टोटल एरिया ग्रो की जाती है उसमें लगभग 33% F1 हाइब्रिड का ही होता है, जो किसी भी वेजिटेबल में सबसे बड़ा रेशियो है। मतलब जितने भी वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं उसमें कोई ऐसी वेजिटेबल नहीं है जिसमें 33% हिस्सेदारी F1 हाइब्रिड की हो। लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें लगभग 33% एरिया में केवल F1 हाइब्रिड वैरायटी के ही टोमेटो ग्रो करे जाते हैं। मतलब ये समझ रहे हो कि हाइब्रिड टमाटर बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे जाते हैं। फिर अगला है, एक्सेसिव रेन एडवर्सली अफेक्ट इट फ्रूट सेटिंग कॉजेज फ्रूट ड्रॉप। अगर ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो ज़्यादा पानी बरसेगा, इसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, और जब फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा तो फ्रूट सेटिंग नहीं होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फल नहीं लगेगा, तो टमाटर का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा अगर एक्सेसिव रेन हो रही है तो ये फ्लावर ड्रॉप का कारण होता है, और जिसकी वजह से जो फ्रूट सेटिंग है वो कम हो जाती है। इन पंजाब ओनली स्प्रिंग समर क्रॉप इज़ टेकन ड्यू टू हैवी इंसिडेंट ऑफ टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इन ऑटमन सीजन। पंजाब में जो टमाटर होता है वो केवल स्प्रिंग और समर सीजन में ही ग्रो किया जाता है, क्योंकि जो ऑटमन सीजन होता है यानी कि मानसून का सीज़न जो होता है, मानसून के सीज़न में
टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का अटैक ज़्यादा होता है पंजाब प्रोविंस में। इसी वजह से पंजाब में टमाटर केवल और केवल स्प्रिंग और समर सीजन में ही ग्रो किया जाता है। इन्हांस एंड राइपनिंग इज पॉसिबल विथ स्प्रेइंग इथरिल 1000 ppm on the plant at the time initiation for ripening। राइपनिंग जब हो रहा होता है तो राइपनिंग के समय, जब टमाटर की राइपनिंग हो रही होती है तो टमाटर की राइपनिंग होते समय अगर हम एथरिल के 1000 ppm का सॉल्यूशन का छिड़काव कर देंगे तो इससे जो राइपनिंग है टमाटर की वो तेज़ हो जाएगी, यानी कि टमाटर जल्दी से राइप हो जाएगा, यानी टमाटर जल्दी से लाल हो जाएगा। अब टोमेटो को कुछ वैरायटीज़ को जान लेते हैं कि टोमेटो की जो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जिनको इंडिया में ग्रो किया जाता है, उसमें जान लेते हैं जो कुछ इंट्रोड्यूस वैरायटीज़ हैं, मतलब इंट्रोड्यूस वैरायटी यानी कि इंट्रोडक्शन जो कहीं और से लाई गई हैं। जैसे एक है रोमा वैरायटी, दूसरी है लबोनिता, सियोक्स, उसके बाद है मार्वेल, बेस्ट ऑफ ऑल। ये बेस्ट ऑफ ऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मनी मेकर, टिप टॉप, ये सब कैसी वैरायटी है? इंट्रोडक्शन वाली वैरायटी है, मतलब इनको कहीं से इंट्रोड्यूस कराया गया है, मतलब ये पहले कहीं बहुत दूर ग्रो करी जाती थी किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में या किसी दूसरे देश में, वहाँ से इंडिया लाया गया है। फिर अगला है फिर अगेती, ये भी एक अच्छी इंट्रोड्यूस वैरायटी है टमाटर की। फिर उसके बाद सिलेक्शन के थ्रू, जो ब्रीडिंग का एक मेथड होता है सिलेक्शन के थ्रू भी वैरायटीज़ डेवलप करी जाती हैं। तो सिलेक्शन के थ्रू जो वैरायटी डेवलप हुई हैं उनको जान लेते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहला इम्प्रूव्ड मेरठ। इम्प्रूव मेरठ एक वैरायटी है। उसके बाद सोनाली है, पंत बहार है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद है अर्का विकास, अर्का सौरभ, ये 3-4 जो वैरायटीज़ थी ये सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की गई थी। उसके बाद टोमेटो के कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि टोमेटो का लगभग 33% एरिया जो होता है वो F1 हाइब्रिड का ही होता है। तो हाइब्रिड जो वैरायटी हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हाइब्रिड वैरायटी पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो वैरायटीज़ को मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है उसको भी आपको ज़रूर से लर्न कर लेना है। देख लेते हैं पूसा अर्ली डॉर्फ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसको बनाया गया है इम्प्रूव मेरठ और रेड क्लाउड के क्रॉस से। रेड क्लाउड एक वैरायटी है और इम्प्रूव्ड मेरठ अभी एक वैरायटी मैंने बताई जो सिलेक्शन के थ्रू बनाई गई थी। इन्हीं दोनों वैरायटी के क्रॉस से बनाया गया है पूसा अर्ली डॉर्फ वैरायटी बनाई गई है। फिर उसके बाद पूसा रूबी बनाया गया है, ये सियोक्स और इम्प्रूव मेरठ से बनाया गया है। ये बेस्ट कैम्बिनियर वैरायटी, ये कैसी है? बेस्ट कैम्बिनियर वैरायटी है। उसके बाद है पूसा गौरव, जिसको ग्लैमर और वॉच के क्रॉसिंग से बनाया गया है पूसा गौरव वैरायटी को। उसके बाद है मार ग्लोब, ये वैरायटी मार्वल और ग्लोब के क्रॉस से बनाया गया है, जैसे मार्वल से मार और ग्लोब से ग्लोब निकाल लिया गया तो बना दिया गया वैरायटी कौन सा? मार ग्लोब। ये किसके क्रॉस से बना है? ये बना है मार्वल और ग्लोब के क्रॉस से बना है। उसके बाद है पूसा रेड प्लम। पूसा रेड जो प्लम वैरायटी है इसको बनाया गया है 2 अलग अलग स्पेसीज़ के क्रॉस से। पहली स्पेसीज़ थी लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और दूसरी स्पेसीज है लाइकोपर्सिकम पिम्फीरीफोलियम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकम पिम्फीरोलियम की मदद से क्या बनाया गया है? पूसा रेड प्लम वैरायटी बनाई गई है। उसके बाद स्वीट 72 यानी कि स्वीट 72 जो वैरायटी है ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसको बनाया गया है पूसा रेड प्लम और सियोक्स के मदद से। किसके? पूसा रेड प्लम और सियोक्स की मदद से कौन सी वैरायटी बनाई गई है? एक स्वीट 72 वैरायटी बनाई गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद है पूसा शीतल, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अरुण, पंजाब छुआरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये सब वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ होती हैं। फिर पूसा उपहार है। पूसा उपहार जो वैरायटी है वो प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होती है। कैसे याद करोगे? उपहार जो होता है, उपहार हम क्या करते हैं? उपहार को बहुत अच्छे से पैक करके रखते हैं, पैक करके दिया जाता है। जब किसी को हम उपहार देते हैं तो कैसे देते हैं? अच्छे से उसको पैक करके देते हैं। और जब हम पैक किसको कर सकते हैं? पैक कर सकते हैं उस चीज़ को जो बहुत दिन तक ख़राब ना होती हो। तो बहुत दिन तक ख़राब कब नहीं होगा? जब हम प्रोसेसिंग करके रखेंगे। जैसे जो अचार होता है, अचार बहुत दिन तक नहीं ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस करके रखा होता है।
तो प्रोसेसिंग के लिए जो अच्छी वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा उपहार। तो इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी का कौन सा पर्पज होता है, कौन सी वैरायटी किस लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं जिनको म्यूटेशन के थ्रू बनाया गया है, ये भी ब्रीडिंग का एक मेथड है। इसमें जो सबसे पहली वैरायटी है S12, उसके बाद मरुथन है, PKM1 है, पूसा लाल मारुति है, उसके बाद है पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड। जो कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, ये जो बनाती हैं हाइब्रिड वैरायटीज़, इनको जान लेते हैं। जैसे अर्का विशाल है, अर्का वरदान है, अर्का अभिजीत है। ये पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी हाइब्रिड है, मतलब सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से जो हाइब्रिड बनाया गया उनके बारे में बात कर रहा है। राजश्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। छुहारा पूछा गया, हिसार लालिमा पूछा गया, हिसार ललित पूछा गया है। ठीक, तो ये काफ़ी वैरायटीज़ जो मैंने रेड मार्क कर रखी हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछी गई हैं। पूसा ध्रुवा, ये F1 हाइब्रिड है जिसको डेवलप किया गया है मेल स्टेरिलिटी की वजह से। अब मेल स्टेराइल क्या होता है, इसमें मेल में जो एंथर होता है, देखो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर में, तो जो मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, वो अगर स्टेराइल है मतलब कि वो काम का नहीं है, मेल जर्मिनेट नहीं हो सकता, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस टाइप के मेल पॉलन को बोलते हैं मेल स्टेराइल। यानी कि उसमें जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल है, मतलब काम का नहीं है। तो मेल स्टेरिलिटी को यूज़ करके बनाया गया है पूसा दिव्या। ये एक F1 कैटेगरी का हाइब्रिड है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ बनाई हैं उसमें से एक नवीन है, उसके बाद अविनाश है, मीनाक्षी है, फिर मनीषा है, कृष्णा है। ये सब वैरायटीज़ प्राइवेट सेक्टर की वैरायटीज़ होती हैं। फिर अगले बात कर रहा है क्या है, निमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। जो निमेटोड और बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, ये जो है ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंट वाला, ये बैक्टीरियल विल्ट जो है, ये बैक्टीरियल विल्ट वाला सिम्टम है जिसमें पौधे में क्या हो जाता है, बिल्टिंग होने लगता है, यानी कि पौधे मुरझा के गिरने लगते हैं। तो निमेटोड और बैक्टीरियल विल्ट से जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका नाम है अर्का वरदान। उसके बाद है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, जो केवल बैक्टीरियल रेजिस्टेंट वैरायटी है। उसमें कौन कौन सी वैरायटी है, सबसे पहली वैरायटी है शक्ति, उसके बाद है अर्का आलोक, अर्का आभा, सोनाली, और उसके बाद ये 4 वैरायटीज़ जो हैं वो बैक्टीरियल विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसके बाद अगली वैरायटी है सिलेक्शन 120। कौन सी वैरायटी, सिलेक्शन 120। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो, तो ये भी आपको याद करना है। फर्स्ट रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो हिसार एंड ललित, ये फर्स्ट रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। कौन सी, सिलेक्शन 120। ये किसके प्रति रेजिस्टेंट है, सिलेक्शन 120 जो टमाटर की वैरायटी है ये रूट नॉट निमेटोड के प्रति एक रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर जो अगला है वो है वर्टिसिलियम विल्ट एंड फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी पंत बहार है। इसमें जो वर्टिसिलियम विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट जो वैरायटी है, मतलब फ्यूजेरियम विल्ट जो लग रहा है वो ये होता है, फ्यूजेरियम विल्ट और वर्टिसिलियम विल्ट का सिम्टम ये है। इसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो वैरायटी कौन सी है, पंत बहार वैरायटी है। उसके बाद लीफ कर्ल रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, हिसार गौरव है और हिसार अनमोल है। हिसार गौरव और हिसार अनमोल जो वैरायटीज़ हैं वो लीफ कर्ल रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। उसके बाद फिर क्या है, F1 हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टमाटो। इसमें F1 हाइब्रिड वैरायटी टमाटर की कौन सी है, वो है पूसा दिव्या वैरायटी है। ये F1 वैरायटी है, F1 हाइब्रिड वैरायटी है टमाटर की, पूसा दिव्या। उसके बाद क्या है, इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी, मतलब ऐसी वैरायटी जिसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग का काम लगता है, यानी कि वो टमाटर की वैरायटीज़ जो बहुत लंबे समय तक बढ़ती रहती हैं, ये बहुत लंबे समय तक फैलती रहती हैं, एक लता जैसे ये फैलती रहती हैं। अब ऐसी वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। पूसा रूबी, ये इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी है, मतलब इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग का काम लगेगा, ये लता जैसे खूब बढ़ती रहेगी, जैसे कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां होती हैं बढ़ती रहती हैं, वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। अर्का सौरभ, अर्का विकास, पंत बहार, बेस्ट ऑफ ऑल, सियोक्स,
पूसा, दिव्या, ये सब वैरायटी इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटीज़ थी। उसके बाद फॉर लो टेम्परेचर रीजन, लो टेम्परेचर रीजन के लिए पूसा शीतल एक अच्छी वैरायटी है, नाम से पता चल रहा है शीतल, शीतल मतलब ठंडा, यानी कि लो टेम्परेचर रीजन के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है, पूसा शीतल। फॉर हाई टेम्परेचर रीजन के लिए पूसा H1, पूसा H1, H से याद कर सकते हो क्या, हाई, हॉट, H से हॉट। तो हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, जहाँ बहुत गर्मी होती है यानी कि हॉट होता है, तो हॉट टेम्परेचर रीजन के लिए कौन सी वैरायटी है, पूसा H1 वैरायटी है। हाई एंड लो टेम्परेचर के लिए कौन सा है, पूसा सदाबहार है, मतलब टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो हमेशा सदाबहार रहेगा, ठीक। तो पूसा सदाबहार कैसी वैरायटी है, हाई और लो टेम्परेचर रीजन के लिए अच्छी वैरायटी है। फिर एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी, ये होती हिसार अरुण, ये बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाती है। फिर उसके बाद है ब्रेकर स्टेज, 10% लाइकोपिन सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जब हमें टमाटर को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टिंग करनी हो, बहुत दूर भेजना हो टमाटर को, तो जब 10% ही लाइकोपिन बना हो टमाटर में, यानी कि हल्का हल्का जैसे लाल होना स्टार्ट हुआ हो टमाटर, तभी उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और पैक करके उसको आराम से भेज देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग जब करना होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए केवल 10% लाइकोपिन पिगमेंटेशन इनफ होता है। जब इतना हो जाता है 10% लाइकोपिन, तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं उसको दूर भेजने के लिए। फिर उसके बाद बोरान एंड जिंक आर इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो कल्टीवेशन, टमाटर के कल्टीवेशन के लिए बोरान और जिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली क्रॉप है। मतलब कि जो बोरान और जिंक है ये टोमेटो की क्रॉप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फोलिएज स्प्रे ऑफ CPCA 20 ppm इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन इंक्रीजिंग फ्रूट सेट एंड यील्ड ऑफ टोमेटो। अगर हम CPCA 20 ppm का घोल का छिड़काव कर देंगे टोमेटो के प्लांट पर, तो इसकी वजह से जो फ्रूट सेट है ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ढेर सारे हो जाएंगे पर प्लांट में, और नंबर ऑफ़ फ्रूट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो यील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फिर अगला जो बात कर रहा है वो कह रहा है क्लस्टर ऑफ फ्लावर नोन एज ट्रूस, क्या होता है, टमाटर का जो क्लस्टर ऑफ फ्लावर होता है, यानी कि टमाटर के फ्लावर का जो गुच्छा होता है उसको हम ट्रूस बोलते हैं। देखो ये फ्लावर का एक गुच्छा है, वैसे फ्लावर का तो गुच्छा नहीं है, ये फल का गुच्छा हो गया है, फ्रूट का गुच्छा हो गया है, लेकिन ये फ्रूट से पहले जब इसमें फ्लावर रहा होगा तो किस तरीके से दिख रहा होगा उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रूस बोलते हैं। पूसा रोहिणी रिसेंटली रिलीज वैरायटी है, जो पूसा रोहिणी है ये अभी जल्दी रिलीज़ करी गई वैरायटी है। हिसार अनमोल एंड पूसा रेड पाम आर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, जो हिसार अनमोल हैं और पूसा रेड जो हैं ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, मतलब कि दो स्पीसीज़ के बीच में क्रॉसिंग करके तब बनाया गया है हिसार अनमोल और पूसा रेड वैरायटी को। उसके बाद है अर्का मेघाली, ये जो है वो रेनफेड कंडीशन के लिए, जैसे मेघ मतलब बादल होता है, पानी वाला जो बादल होता है उसको मेघ बोलते हैं। तो रेनफेड मतलब जहाँ ज़्यादा पानी बरसता हो तो बादल से ही पानी बरसता है, तो रेनफेड कंडीशन मेघाली, अर्का मेघाली आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद अर्का विकास, विकास कहाँ हो जाएगा, मतलब सूखे में भी विकास कर जाएगा, ड्रॉट कंडीशन है तब भी ये विकास कर जाएगा, तो इस वैरायटी का नाम क्या है, अर्का विकास है। उसके बाद है टोमेटो वैरायटी डेवलप्ड बाय यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी कौन सी टमाटर की वैरायटी है जो डेवलप की गई है, वो है फ्लोरसर। कौन सी वैरायटी है, फ्लोरसर एक टोमेटो की वैरायटी है जिसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप किया गया है। उसके बाद क्या है, GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो आर रेजिस्टेंट टू अल्जाइमर डिजीज़, जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, ये अल्जाइमर डिजीज़ का सिम्टम होता है, तो अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है इसके प्रति जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टोमेटो होता है वो रेजिस्टेंट होता है, यानी कि वह टोमेटो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है उसमें
अल्जाइमर डिजीज़ नहीं लगती है। समझ गए बात। तो आज के लिए एक पॉइंट और बच रहा है, क्या है, अर्का अभिजीत जो है ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छी वैरायटी है। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसी वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाया, थोड़ी सी खांसी आ रही थी, गला बैठ गया था। तो आई होप कि आप प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।